हेलो एवरीबॉडी स्टूडेंट, एक बार बेटा फिर स्वागत है आपका बीएनपी नर्सिंग कंपटीशन क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है, जो हमने ओबीजी एमसीक्यू सेशन की शुरुआत की थी 1 महीने 2 महीने पहले, तो अब उसको बेटा हम काफी लंबी दूर तक आ चुके हैं उसी एमसीक्यू सेशन को लेकर। जितने भी वीडियो हमने पिछले दिनों में बनाई है, वो हर एक वीडियो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो एक चीज याद रखना बेटा कि जो हम यहाँ पर एमसीक्यू सेशन करा रहे हैं, वो ऐसा नहीं है कि भाई जो एमसीक्यू सेशन है वो कठिन है या सरल है, लेकिन हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है आपको एमसीक्यू का। ठीक है, और हमेशा याद रखना कि हम आपको बेटा एक बेटर से बेटर कंटेंट इस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराए। ठीक है, तो ये ना सोचे कि भाई कोचिंग छोटी है, ठीक है, और एक ही टीचर 2 ही टीचर पढ़ा रहे हैं। तो ध्यान रखना बेटा, कितने भी टीचर पढ़ाएं, चाहे मैं पढ़ाऊं चाहे हमारे दूसरे सर पढ़ाएं, आपको कंटेंट बेटर से बेटर मिलेगा। ठीक है, तो इसी सेशन को स्टार्ट करते हुए बेटा एक नई थॉट, एक नई एनर्जी के साथ। तो आज की हमारी जो थॉट है वह है कि नई शुरुआत इंसान को जरूर डराती है, मगर ये याद रखना सफलता मुश्किलों के पार ही नजर आती है। बिल्कुल सही बात है बेटा कि मेरे को अब नौकरी लगना है, मेरे को गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनना है। तो शुरुआत, एक चीज हमेशा याद रखना कि कुछ भी आप शुरुआत या किसी भी चीज में जाने की आप शुरुआत करो, तो शुरुआत अगर आपने कर दी है तो उसी चीज को बेटा आप कंटिन्यू रेगुलरली बना के रखना, वो आपकी जिम्मेदारी है। कि अगर आप मेहनत करते जाएंगे तो आपको बेटा सफलता एक ना एक दिन जरूर मिलेगी। मुश्किलों से घबराना नहीं है। आपके सामने जब आप मेहनत करोगे तो आपके सामने कई बार बेटा ये मुश्किलें आएंगी कि हमेशा ये मुश्किलें आएंगी कि भाई मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मेरे से ये नहीं होगा। बिल्कुल भी आप ये चीज को लेके बेटा डरे ना, माइंड ना करें इन बातों को, क्योंकि दूसरे लोग भी आपकी बेटा जो मोटिवेशन है उसको क्या करेंगे, सप्रेस करेंगे, कम करेंगे। लेकिन आपको घबराना नहीं है। आपको हमेशा अपने माँ बाप की तरफ देखना है, अपने भाई बहन की तरफ देखना है, और शुरुआत जो आपने की है उसको रेगुलरली बनाए रखें, तो आपको सफलता मिलना बेटा तय है। ठीक है, तो इसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए बेटा आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर दें बेटा। क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर दें। क्वेश्चन क्या है? ए 20-year-old न्यूली पेरस क्लाइंट, एक 23 साल की एक न्यूली पेरस क्लाइंट है, विजिटिंग द क्लिनिक, क्लिनिक में विजिट कर रही है, फॉर ए रूटीन एग्जामिनेशन, फॉर ए रूटीन एग्जामिनेशन, टेल द नर्स, नर्स से कहती है दैट सी डिजायर टू यूज द बेसल बॉडी टेम्परेचर मेथड फॉर फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग के लिए वो यूज कर रही है बेसल बॉडी टेम्परेचर। व्हाट इंस्ट्रक्शन शुड द नर्स गिव द क्लाइंट, तो नर्स है बेटा वो क्लाइंट को क्या इंस्ट्रक्शन देगी? भाई सीधी सी बात है कि बेसल बॉडी टेम्परेचर को वो चेक करना चाहती है, किसके लिए? कि फैमिली प्लानिंग के लिए। तो व्हाट इज इंस्ट्रक्शन शुड द नर्स गिव द क्लाइंट, नर्स क्लाइंट को क्या इंस्ट्रक्शन देगी बेटा? तो सबसे पहले बेटा हम पढ़ लेते हैं डी ऑप्शन, नीचे से शुरुआत करते हैं। डी ऑप्शन क्या कहता है? अवॉइड कोइटस, कोइटस को अवॉइड करना है फॉर 10 डेज, 10 दिन के लिए, आफ्टर ए स्लाइट राइज इन टेम्परेचर। मतलब जब भी बॉडी का टेम्परेचर क्या हो डियर, थोड़ा सा इंक्रीज हो बेटा। स्लाइट का मतलब थोड़ा सा क्या हो, इंक्रीज हो, तब हमें बेटा अवॉइड करना है क्या? कोइटस। कितने दिन के लिए? 10 दिन के लिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है बेटा, कोइटस अवॉइड नहीं किया जाता है। ठीक है, स्लाइट इंक्रीज बॉडी, भाई बॉडी का टेम्परेचर किसी भी कारण से क्या हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है। तो इंटरकोर्स जो करना है बेटा वो हमें अवॉइड नहीं करना है 10 दिन के लिए, इसलिए अपना डी ऑप्शन तो क्या हो गया बेटा, खोटा हो गया। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट ओव्यूलेशन व्हेन हर टेम्परेचर डिक्रीज एट लीस्ट 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब कि जो बेसल बॉडी टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। नहीं बेटा, जब भी ओव्यूलेशन होता है,
जब भी ओव्यूलेशन होता है तो ध्यान रखना बेटा बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है। मतलब यहाँ पर क्या दे रखा है, डिक्रीज, मतलब ये ऑप्शन भी अपना क्या हो गया, खोटा हो गया। नेक्स्ट, चेक द सर्वाइकल म्यूकस। सर्वाइकल म्यूकस को क्या करना है, चेक करना है, टू सी इफ इट इज थिक एंड स्पेयर। मतलब कि सर्वाइकल म्यूकस अगर क्या हो, थिक हो, तब बेसल बॉडी टेम्परेचर को क्या करना है, चेक। ऐसा नहीं है बेटा कि जब भी ओव्यूलेशन होता है तो ध्यान रखना बेटा, ओव्यूलेशन से जब होता है, जब स्पर्म मतलब इंटरकोर्स के दौरान अगर स्पर्म क्या करेंगे बेटा, कैपेसिटेशन, क्या करेंगे, कैपेसिटेशन, मतलब वेजाइना से कहां पर जाएंगे, फैलोपियन ट्यूब की तरफ जाएंगे डियर। कहां जाएंगे, फैलोपियन ट्यूब की तरफ। अगर मान लो सर्वाइकल म्यूकस थिक हुआ तो वो वहीं पर क्या होंगे बेटा, फंसे रह जाएंगे। ठीक है, इसलिए इसका मतलब वो क्या नहीं कर पाएंगे, मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। अगर मूवमेंट नहीं कर पाएंगे तो उनकी वहीं पर क्या हो जाएगी डियर, डेथ हो जाएगी। इसीलिए जो सर्वाइकल म्यूकस है वो थिक नहीं होता है बेटा, इसलिए ए ऑप्शन भी अपना क्या हो गया, खोटा हो गया। नेक्स्ट, बी ऑप्शन देख लेते हैं। अब भाई ए, सी और डी तो क्या हो गए बेटा, अपने ऑप्शन गलत हो गए। इसका मतलब बचा कौन सा, बी ऑप्शन, और बी ऑप्शन ही अपना क्या होगा डियर, राइट होगा। कैसे, टेक हर टेम्परेचर एट द सेम टाइम। मतलब जब भी हमें टेम्परेचर चेक करना है तो एक ही टाइम पर करना है। एवरी मॉर्निंग, मॉर्निंग में करना है, बिफोर गेटिंग आउट ऑफ बेड, मतलब बेड से उठने से पहले करना है। ध्यान रखना बेटा, एवरी मॉर्निंग करना है और सेम टाइम करना है। इसका मतलब यह है कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, अब एक चीज देखना बेटा कि जो ओव्यूलेशन है, ओव्यूलेशन के दौरान बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है। और बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होने के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है डियर, तो आंसर होगा प्रोजेस्टोन। प्रोजेस्टोन हार्मोन क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि बेसल बॉडी टेम्परेचर को से रिलेटेड या उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन सा हार्मोन है जो बेसल बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज करता है, तो आंसर क्या होगा डियर, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। आंसर क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इज द राइट आंसर होगा। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन था वो क्या है बेटा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और ये रहा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर दें बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। क्वेश्चन है, ए कपल इज इंक्वायरी अबाउट वेसेक्टोमी। मतलब एक कपल आया है, वो किसके बारे में सॉरी किसके बारे में इंक्वायरी कर रहा है, वेसेक्टोमी के बारे में क्या कर रहा है, इंक्वायरी कर रहा है। और जो कि क्या है, एक परमानेंट मेथड है ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन का। विच टीचिंग स्टेटमेंट वुड द नर्स इंक्लूड इन द टीचिंग प्लान। मतलब कि टीचिंग प्लान में जो नर्स है बेटा वो क्या टीचिंग देती है, क्या स्टेटमेंट रहते हैं नर्स के क्लाइंट को देने के लिए या कपल को देने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं बेटा कि जो परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन मेथड होते हैं, परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन मेथड होते हैं, वो दो टाइप के होते हैं डियर। एक तो फीमेल में होता है और एक मेल में होता है। सर फीमेल में कौन सा होता है, तो फीमेल में होता है डियर ट्यूबेक्टोमी। कौन सा होता है, ट्यूबेक्टोमी। और मेल में कौन सा होता है, वेसेक्टोमी। क्या होता है डियर, वेसेक्टोमी होता है। वेसेक्टोमी का मतलब कि उसमें हम क्या करते हैं, कट करते हैं किसको, वास डेफरेंस को। किसको कट करते हैं डियर, वास डेफरेंस को हम क्या करते हैं, कट किया जाता है। तो वेसेक्टोमी किसमें करते हैं, हम मेल के अंदर करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, वास डेफरेंस को कट किया जाता है। ठीक है, अब ये बात है कि इसमें कौन सी टीचिंग देती है, कौन सा स्टेटमेंट नर्स है जो बेटा क्लाइंट को बोलती है। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं बेटा कि another method of contraception is needed until the sperm count is 0। बिल्कुल सही बात है, ए ऑप्शन ही अपना क्या है बेटा, यहाँ पर सही है। मतलब कि जब भी वेसेक्टोमी होगी तो जो बेटा नर्स है, ठीक है, वो एक एडवाइस देती है किसको, पेशेंट को, मतलब मेल को एडवाइस देती है कि वेसेक्टोमी के बाद आपको कम से कम 3 मंथ तक अदर कॉन्ट्रासेप्शन मेथड यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा, अदर कॉन्ट्रासेप्शन मेथड यूज करना पड़ेगा। सर अदर कॉन्ट्रासेप्शन मेथड देखो बेटा, मैं आपको ये बता दूं, मान लो ये क्या है, वेसेक वास डेफरेंस डियर, क्या है, वास डेफरेंस। अगर हमने इसको यहां से रिमूव कर दिया, यहां से रिमूव कर दिया, तो इसका मतलब यह है कि ये वाला जो पार्ट है डियर, ये वाला जो पार्ट है,
इसमें भी अभी क्या है, स्पर्म है या नहीं है। अगर मान लो कि इंटरकोर्स हुआ, इंटरकोर्स के दौरान ये स्पर्म कहां पर जाएंगे बेटा, फीमेल मतलब वेजाइना में क्या हो जाएंगे, एंटर हो जाएंगे। और वेजाइना में एंटर होने के बाद कैपेसिटेशन की प्रोसेस से ये कहां पर चले जाएंगे, फेलोपियन ट्यूब में। और फेलोपियन ट्यूब में जाने के बाद क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा डियर। इसीलिए ध्यान रखना कि वैसेक्टोमी के बाद कम से कम 3 मंथ तक अदर कॉन्ट्रासेप्शन मेथड यूज करने को नर्स टीचिंग देती है। समझ में बात आ गई। और ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। अपना ए ऑप्शन ही क्या है बेटा, यहाँ पर राइट होगा, ध्यान रखना। बी ऑप्शन पढ़ लेते हैं, वैसेक्टोमी इज इजिली रिवर्स इफ चिल्ड्रन आर डिजायर इन द फ्यूचर। मतलब कि फ्यूचर में अगर पर्सन को किसकी डिजायर हुई, चिल्ड्रन की डिजायर हुई, तो ये क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। बिल्कुल नहीं होता, मैंने पहले ही बता दिया है बेटा, ये कैसा मेथड है, परमानेंट मेथड है, ध्यान रखना डियर। तो इसलिए बी ऑप्शन भी क्या हो गया, अपना खोटा हो गया। नेक्स्ट, वैसेक्टोमी इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन मेल। मेल में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है विद पुअर हिस्ट्री, प्रायोर हिस्ट्री ऑफ कार्डियक डिजीज। मतलब कार्डियक डिजीज वाले पेशेंट में हम वैसेक्टोमी नहीं कर सकते। ऐसा किस किताब में लिखा है भाई कि हम कार्डियक पेशेंट में क्या नहीं कर सकते, वैसेक्टोमी नहीं कर सकते। ये स्टेटमेंट भी क्या है, अपना रॉन्ग है बेटा। नेक्स्ट, वैसेक्टोमी रिक्वायर्ड ओनली ए ईयरली फॉलो अप वंस द प्रोसीजर इज कंप्लीटेड। मतलब कि जो वैसेक्टोमी का जो प्रोसीजर है उसमें हमें साल भर में क्या करना चाहिए बेटा, दिखाने आना चाहिए फॉलो अप पर। ऐसा नहीं है बेटा, अगर मान लो कि बीच में कोई कॉम्प्लिकेशन हो गया और कॉम्प्लिकेशन के दौरान हमें क्या करना पड़ेगा डियर, डॉक्टर के पास आना पड़ेगा। किसके पास आना पड़ेगा, डॉक्टर के पास। और डॉक्टर के पास आना पड़ेगा तो इसका मतलब उसको क्या करना है, हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम है तो दिखाना पड़ेगा। इसीलिए डी ऑप्शन भी अपना क्या हो गया डियर, यहाँ पर खोटा हो गया। मतलब कौन सा ऑप्शन अपना राइट हुआ बेटा, यहाँ पर ए ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। समझ में बात आई बेटा। तो ये था इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर बेटा। क्वेश्चन स्टैंडर्ड है और मैं इस क्वेश्चन को बेटा 5 स्टार दूंगा। बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, आरएच कॉम्पेटिबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ध्यान रखना। क्वेश्चन क्या है कि आरएच डी इम्यूनोग्लोबुलिन या रोगाम बोलते हैं बेटा, ऑप्शन ब्रैकेट में है, इज प्रेस्क्राइब फॉर ए क्लाइंट। क्लाइंट को क्या किया गया है, प्रेस्क्राइब किया गया है बिफोर सी इज डिस्चार्ज आफ्टर ए स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। मतलब उस महिला को क्या हुआ है, अपने आप अबॉर्शन हो गया है। नर्स इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट, नर्स है जो क्लाइंट को इंस्ट्रक्ट करती है दैट दिस ड्रग्स इज यूज टू प्रिवेंट विच कंडीशन। बस इसमें आपको ये पूछा है कि जो ये रोगाम इंजेक्शन है ये किस लिए दिया जाता है, वाई, क्यों दिया जाता है। तो इसका मतलब क्यों दिया जाता है, तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं बेटा। पहले ए ऑप्शन, डेवलपमेंट ऑफ ए फ्यूचर आरएच पॉजिटिव फीटस। अब एक बात बता कि आरएच पॉजिटिव फीटस अगर भाई डेवलप हो गया, मतलब डेवलपमेंट ऑफ ए फ्यूचर आरएच पॉजिटिव फीटस, मतलब फीटस को डेवलप होने के लिए, मतलब आरएच पॉजिटिव हो गया तो इस फीटस को डेवलप होने के लिए हम क्या देते हैं, रोगाम इंजेक्शन। बिल्कुल भी नहीं देते बेटा, ये फीटस पर कोई भी अफेक्ट नहीं डालता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ए ऑप्शन भी क्या हो गया, अपना खोटा हो गया। नेक्स्ट, एन एंटीबॉडी रेस्पॉन्स टू आरएच नेगेटिव ब्लड, आरएच नेगेटिव ब्लड के खिलाफ नहीं करता डियर, ये किसके खिलाफ करता है, आरएच पॉजिटिव के खिलाफ करता है। मतलब बी ऑप्शन भी अपना क्या है, गलत हो गया। नेक्स्ट, सी ऑप्शन क्या कहता है, ए फ्यूचर प्रेगनेंसी रिजल्टिंग इन अबॉर्शन। अगर फ्यूचर में कभी क्या हुआ, अबॉर्शन हुआ, तब ये क्या करेगा, अबॉर्शन को प्रिवेंट करेगा। बिल्कुल भी नहीं बेटा, अबॉर्शन को भाई ये प्रिवेंट क्यों करेगा। ठीक है, तो ए बी सी ऑप्शन है जो अपने क्या है बेटा, रॉन्ग आंसर है। तो बचा कौन सा, डी ऑप्शन, और डी ऑप्शन ही अपना क्या होगा बेटा, राइट आंसर होगा। डी ऑप्शन क्या है, डेवलपमेंट ऑफ आरएच पॉजिटिव एंटीबॉडी, बिल्कुल सही बात है। मतलब ये कि एंटीबॉडी को डेवलप होने से क्या करता है, पहले ही प्रिवेंट कर देता है, जिससे क्या होगा बेटा, एंटीजन और एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स नहीं बनेंगे और जिससे क्या नहीं होगा, फीटस रिसेप्ट नहीं होगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन क्या है बेटा, राइट आंसर होगा। अब ये देखो बेटा कि आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी होती क्या है। अब मैं यहाँ पर आपको ये पूरा तो पढ़ा नहीं सकता, तो मैं आपको थोड़ा सा इसमें आइडिया दे सकता हूँ बेटा। आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी के लिए एक शर्त ये है
कि इसमें जो मदर है और फादर है, मदर क्या होनी चाहिए, RH नेगेटिव होनी चाहिए और पिताजी क्या होने चाहिए, RH पॉजिटिव होने चाहिए। जो RH पॉजिटिव और नेगेटिव से बेटा जो फर्स्ट बेबी होगा डियर, जो फर्स्ट बेबी होगा वो तो क्या होगा, हेल्थी होगा। क्या होगा, हेल्थी होगा, ध्यान रखना। और हेल्थी होगा तो इसका मतलब है कि RH पॉजिटिव है ये बेबी तो क्या होगा, हेल्थी होगा। RH नेगेटिव हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी हेल्थी होगा बेटा। अब चाहे सेकंड बेबी भी RH नेगेटिव हो जाए वो भी हेल्थी होगा। लेकिन अगर RH पॉजिटिव जो फर्स्ट बेबी है RH पॉजिटिव हो गया वो तो क्या है, होगा हेल्थी होगा। लेकिन वो जब प्लेसेंटा रप्चर हुआ था बेटा डिलीवरी के दौरान, तो जाते जाते बेटा मदर को एक गिफ्ट दे गया, किसके रूप में बेटा, ब्लड के रूप में। अब जब भी बच्चे का ब्लड माँ के ब्लड में एंटर करेगा तो क्या होगी डियर, मिक्सिंग होगी। और मिक्सिंग होगी तो इसका मतलब क्या बना लेगा, एंटीबॉडी बना लेगा। मदर के ब्लड में क्या बन जाएगी, एंटीबॉडी। अब एंटीबॉडी कौन सी होगी, तो आईजीजी होगी डियर। कौन सी होगी, आईजीजी। तो ध्यान रखना डियर कि आईजीजी एंटीबॉडी को प्रिवेंट करने के लिए ही हम कौन सा इंजेक्शन देते हैं, रोगाम इंजेक्शन देते हैं, जिससे ये अगर आरएच जो आईजीजी एंटीबॉडी है ये बच्चे के ब्लड में एंटर नहीं करेगी, मतलब जब डेवलप ही नहीं होगी तो इसका मतलब क्या नहीं होगा बेटा, एंटर भी नहीं करेगी। तो हम डेवलपमेंट होने से पहले ही क्या करते हैं बेटा, इस मेडिसिन को मदर को प्रोवाइड करा देते हैं। समझ में बात आई बेटा। तो ये था इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और ये रहा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर दें बेटा। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ध्यान रखना, स्टार बना लेना इस क्वेश्चन को भी बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि ए क्लाइंट इज ग्रेविडा F4, मतलब 4 बार क्या हो चुकी है बेटा, वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। पैरा 3 है, मतलब 3 अभी उसके बेबी क्या है बेटा, जिंदे हैं। एज इन ए लेबर रूम, और वो कहां पर आई है, लेबर रूम में आई है। आफ्टर ए वेजाइनल एग्जामिनेशन, मतलब कि डॉक्टर ने उसका क्या किया है, एग्जामिनेशन किया है। एग्जामिनेशन करने के बाद इट इज डिटरमाइन, निर्धारित करता है, प्रेजेंटिंग हेड इज एट स्टेशन +3, मतलब कितने पर है, +3 पर है। तो एप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन क्या होगा। मैं आपको बताता हूं बेटा कि जो स्टेशन होता है, ठीक है, ये इसको हम बेटा इस प्रकार अगर समझे कि मान लो ये क्या है, 0 स्टेशन, और इसको हमने क्या मान लिया बेटा, इस स्पॉट को हमने मान लिया ईशियल स्पाइन। क्या मान लिया डियर, ईशियल स्पाइन मान लिया। ठीक है, अगर ऊपर की तरफ चले -1 -2 और -3, नीचे की तरफ अगर हम देखें तो +1 +2 और +3 होगा। अब यहाँ पर क्या दे रखा है कि बेबी का जो हेड है, फीटस का जो हेड है वो कहां पर है, +3 पर। मतलब कि कहां पर है डियर, हेड +3 पर है, मतलब कहां पर है, +3 पर उसका क्या है, बेबी का हेड है। तो अगर अब यहाँ पर जब डॉक्टर ने चेक किया था तो हेड कहां पर मिला, +3 पर। तो अब नर्स क्या करेगी, तो सबसे पहले ए ऑप्शन पढ़ लेते हैं कि कंटिन्यूअस टू ऑब्जर्व क्लाइंट कॉन्ट्रैक्शन, मतलब कि जो नर्स है उसको कंटिन्यू क्या ऑब्जर्व करना है, कॉन्ट्रैक्शन। मतलब कॉन्ट्रैक्शन ऑब्जर्व कर रहे हो आप, खड़े खड़े देख रहे हो, तो कॉन्ट्रैक्शन ऑब्जर्व करने के बावजूद आप क्या कर लोगे बेटा, मतलब ए ऑप्शन तो क्या है अपना, गलत है, ध्यान रखना। दूसरा है चेक द फीटल हार्ट रेट फॉर ए प्रोलैप्स कोड। एक बात बताओ, इस पूरे क्वेश्चन में कहीं प्रोलैप्स कोड का नाम है, तो आप क्यों फीटल, भाई फीटल हार्ट रेट चेक करना जरूरी है, लेकिन प्रोलैप्स कोड थोड़ी हुआ है, मतलब बी ऑप्शन भी क्या है अपना, खोटा हो गया बेटा। नेक्स्ट डी ऑप्शन क्या कहता है, चेक विद द फिजिशियन टू सी इट एन ऑक्सीटोसिन ड्रिप इज वारंट। अगर ऑक्सीटोसिन ड्रिप चल रही है तो हमें भाई चेक करेगा फिजिशियन क्या, सी इट इज ऑक्सीटोसिन ड्रिप इज वारंट, मतलब ऑक्सीटोसिन ड्रिप अगर चल रही है तो ये क्या है, डेंजर है। बिल्कुल भाई, ऑक्सीटोसिन ड्रिप का तो क्वेश्चन में नाम भी नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन भी क्या है अपना, गलत हो गया। तो यहाँ पर बचा कौन सा बेटा, ए बी और डी तो रॉन्ग आंसर हो गए, बचा कौन सा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। प्रिपेयर टू मूव द क्लाइंट क्विकली टू द डिलीवरी। अब मतलब +3 स्टेशन पर है इसका हेड, तो
तुरंत ही कहां पर ले जाओ, इसको डिलीवरी रूम में ले जाओ, और डिलीवरी रूम में ले जाकर इसकी क्या करानी है बेटा, डिलीवरी करानी पड़ेगी। हमें क्या करानी पड़ेगी, डिलीवरी करानी पड़ेगी, और फीटस को क्या करना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा। इसका मतलब सी ऑप्शन ही अपना क्या है बेटा, राइट आंसर होगा। समझ में बात आई बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये रहा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन सरल है बेटा, ठीक है। मैं पिछली वीडियो में कई बार करा चुका हूं इस क्वेश्चन को, तो आपको बेटा इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में लिखना है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है और आंसर देना है डियर इसका, ठीक है। आंसर देना है कि एट द लेवल ऑफ, क्वेश्चन को पढ़ें, यूट्राइन फंडस हाइट ऑफ ए प्रेग्नेंट पेशेंट इज एट द लेवल ऑफ अम्लाइकस हर प्रेगनेंसी इज अबाउट। मतलब कि फंडस, जो फंडस की हाइट है वो प्रेगनेंसी के दौरान एट द लेवल ऑफ अम्लाइकस तक कौन से वीक में आ जाती है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना पड़ेगा बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये रहा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर दें बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Which of the following condition is common in the second trimester of pregnancy? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना बेटा, स्टार मार्क कर लेना इस क्वेश्चन को। हालांकि सरल क्वेश्चन है लेकिन स्टार मार्क कर लेना कि सेकंड ट्राइमेस्टर में कौन सी कॉमन प्रॉब्लम दिखाई देती है। मैस्टाइटिस नहीं बेटा, ये सबसे ज्यादा कब होती है, आफ्टर डिलीवरी। कब होती है डियर, आफ्टर डिलीवरी। इसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रेस्ट, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेस्ट, ब्रेस्ट में क्या हो जाए, इन्फ्लामेशन हो जाए, क्या बोलते हैं, मैस्टाइटिस। मतलब ए ऑप्शन क्या है, खोटा हो गया। नेक्स्ट है मेटाबॉलिक एल्किलोसिस, मेटाबॉलिक एल्किलोसिस नहीं होता, ध्यान रखना बेटा, क्या होता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है। क्या होता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है। मतलब बी ऑप्शन भी क्या हो गया अपना, खोटा हो गया। नेक्स्ट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस नहीं होता, क्या होता है, रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस होता है डियर, रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस। मतलब डी ऑप्शन भी क्या है अपना, गलत है। बचा कौन सा बेटा, फिजियोलॉजिकल एनीमिया। क्या होता है सेकंड ट्राइमेस्टर में, फिजियोलॉजिकल एनीमिया, फिजियोलॉजिकल एनीमिया होता है डियर। और फिजियोलॉजिकल एनीमिया क्या है, तो मैं आपको बताऊं बेटा, देखो प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है कि सारी, मतलब फीमेल का वेट क्या होता है, बढ़ता है। कितना वेट बढ़ता है सर, 11 केजी बढ़ता है। अब इसमें हर चीज का क्या होता है, अपना अपना कंटेंट होता है वेट बढ़ाने के लिए। तो इसमें क्या होता है डियर की प्लाज्मा वॉल्यूम भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। सर कितने परसेंट, ये भी बता दो, 30 से 50%। एक आरबीसी की वॉल्यूम भी क्या होती है डियर, इंक्रीज होती है। वो कितनी होती है, 20 से 30%। अब मेरे को आप ये बताओ कि इसमें ज्यादा कौन बढ़ा, ज्यादा कौन बढ़ा, तो प्लाज्मा क्या हुई बेटा, ज्यादा इंक्रीज हुई। अब प्लाज्मा जब इंक्रीज होगी तो इसका मतलब प्लाज्मा क्या है बेटा, एक फ्लूइड है। क्या है डियर, एक फ्लूइड है। तो जब ज्यादा ये बढ़ रहा है तो आरबीसी कंप्लीटली इसमें क्या होगी बेटा, डाइल्यूट हो जाएगी, मतलब घुल जाएगी। अगर डाइल्यूट हो गई तो आरबीसी से क्या बाइंड है, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन से क्या बाइंड है, आयरन, और आयरन से क्या बाइंड है, O2। तो मतलब इनकी सारी जो बाइंडिंग कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अगर डिक्रीज हो जाएगी तो फीटस को जो ऑक्सीजन मिलेगी बेटा वो इजीली मिल जाएगी, मतलब ज्यादा फोर्स लगाना नहीं पड़ेगा। अब एक बात बताओ कि अगर आसानी से ऑक्सीजन मिल रही है, मतलब कोई डिफ्यूजन की प्रोसेस नहीं हो रही है, तो इसका मतलब ये तो अच्छी बात है कि फीमेल में क्या हो रहा है, फिजियोलॉजिकल एनीमिया। और फिजियोलॉजिकल एनीमिया बेटा जब जब कोई महिला क्या होगी, प्रेग्नेंट होगी, तब तब उसमें फिजियोलॉजिकल एनीमिया होगा। और ये भी क्या है बेटा, एक अच्छी बात है या नहीं है, क्योंकि O2 की जो कैपेसिटी है वो डिक्रीज हो जाने के बाद फीटस को आसानी से ऑक्सीजन प्रोवाइड की जा सकती है बेटा। और ध्यान रखना बेटा कि आरबीसी का कंप्लीट डाइल्यूशन हो जाना प्लाज्मा में क्या कहलाता है, हीमोडाइल्यूशन। क्या कहलाता है डियर, हीमोडाइल्यूशन। और हीमोडाइल्यूशन होने के कारण ही महिला में क्या होता है, फिजियोलॉजिकल एनीमिया होता है। क्या होता है डियर, फिजियोलॉजिकल एनीमिया होता है। तो इसका मतलब सी ऑप्शन क्या हो गया अपना, राइट हो गया बेटा। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। समझ में बात आई बेटा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और ये रहा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर दें बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। क्वेश्चन क्या कहता है कि ओव्यूलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस लूटियम, कॉर्पस लूटियम और ओव्यूलेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय विच हार्मोन, मतलब किस हार्मोन के कारण ओव्यूलेशन होता है और कॉर्पस लूटियम का डेवलपमेंट होता है। तो ये कल मैंने ये क्वेश्चन कराया था बेटा कि देखो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का फंक्शन होता है मैच्योर करना, किसको मैच्योर करना, ग्राफियन फॉलिकल्स को, किसको मैच्योर करना डियर, ग्राफियन फॉलिकल्स को मैच्योर करना, एफएसएच का मतलब डी ऑप्शन तो अपना क्या है रॉन्ग आंसर होगा। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन तो तब सीक्रेशन होगा डियर जब कॉर्पस लूटियम बन जाएगी, और इसका मतलब कि प्रोजेस्टेरोन कहां से सीक्रेशन होता है, कॉर्पस लूटियम से एंड प्लेसेंटा से। सर प्लेसेंटा से कब होगा, आफ्टर 12 वीक, 12 वीक के बाद होगा। और कॉर्पस लूटियम से क्या कब होगा बेटा, विद इन 12 वीक, 12 वीक के बीच में होगा, 12 वीक के अंदर अंदर होगा, ध्यान मतलब 6 वीक में, 8 वीक में, 10 वीक में, 12 वीक में। ठीक है, जब जब कॉर्पस लूटियम बन जाएगी तभी क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन का सीक्रेशन होगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन भी क्या है अपना खोटा हो गया बेटा। जब सी ऑप्शन खोटा है तो एस्ट्रोजन भी इन्हीं से सीक्रेशन होता है, तो बी ऑप्शन भी अपना राइट आंसर नहीं होगा बेटा। तो अपना आंसर कौन सा है बेटा, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, मतलब ए ऑप्शन ही अपना क्या होगा, राइट आंसर होगा। मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर द ओव्यूलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। एक बात बताओ, जब ओव्यूलेशन होगा, ओव्यूलेशन के दौरान ध्यान रखना डियर क्या इंक्रीज होता है, एलएच। एलएच कब इंक्रीज होता है, तो ध्यान रखना बिफोर 24 आवर, मतलब 24 घंटे पहले क्या होता है, ये इंक्रीज होता है। तो 24 घंटे पहले इंक्रीज होना एलएच का क्या कहलाता है, एलएच सर्ग कहलाता है डियर, क्या कहलाता है, एलएच सर्ग कहलाता है। स्टार बना लेना बेटा इस क्वेश्चन को कि ओव्यूलेशन से 24 घंटे पहले कौन सा हार्मोन इंक्रीज होता है, तो ल्यूटिनाइजिन हार्मोन। और ये ल्यूटिनाइजिन हार्मोन ही किसका सीक्रेशन, किसका फॉर्मेशन करवाता है, ओवम का फॉर्मेशन करवाने के लिए भी क्या है रेस्पॉन्सिबल है, कौन सा हार्मोन, एलएच हार्मोन। और ओवम का फॉर्मेशन क्या कहलाता है सर, ओव्यूलेशन कहलाता है। अब चाहे आप क्या बोलो बेटा, ओव्यूलेशन के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है, आंसर एलएच। ओवम के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है, आंसर एलएच। ठीक है बेटा, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये रहा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, क्वेश्चन छोटा है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना बेटा। इसमें हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे इस वाले क्वेश्चन में कि लेसिथिन स्फिंगोमाइलिन रेशो इज एन रिलायबल इंडिकेटर। इस क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछा है कि जो एलएस रेशो चेक करते हैं, ठीक है, वो हम किस पर्पज के लिए करते हैं, क्या इसका जो रिलायबल इंडिकेटर होगा वो कौन सा होगा, चारों ऑप्शनों में से। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि जो एलएस रेशो है, ठीक है, एल का मतलब होता है डियर लेसिथिन, क्या होता है लेसिथिन, और एस का मतलब होता है स्फिंगोमाइलिन, क्या होता है स्फिंगोमाइलिन, एल एस का। ठीक है, इसमें जो मोस्ट कॉमन होता है डियर वो कौन सा होता है, लेसिथिन होता है, कौन सा होता है, लेसिथिन होता है। और इसका जो नॉर्मल रेशो होता है डियर, नॉर्मल रेशो होता है वो होता है 2:1, मतलब एल तो ज्यादा होगा और स्फिंगोमाइलिन क्या होगा डियर, कम होगा। मतलब हर हालत में एल का रेशो क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, मतलब 2:1 इज द नॉर्मल रेशो होता है एलएस रेशो। ठीक है बेटा, चलो अब हम एलएस रेशो किसमें चेक करते हैं कि एमनियोटिक फ्लूइड लेते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड को हम किसमें करते हैं बेटा, एक टेस्ट ट्यूब में, और टेस्ट ट्यूब में लेने के बाद इसको क्या करते हैं, हम सेक करते हैं। सेक करने के बाद इसमें इसको थोड़ी देर के लिए हम क्या करते हैं बेटा, होल्ड करते हैं या वेट करते हैं। ठीक है, कितनी देर, अबाउट लगभग 15 मिनट तक। और 15 मिनट के बाद जब हम देखते हैं तो इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या बन जाती है, एक रिंग बन जाती है, एयर बबल सा बन जाता है बेटा इस प्रकार।
अगर एयर बबल बन गया तो टेस्ट क्या है, पॉजिटिव है। और इसी टेस्ट को हम क्या बोलते हैं डियर, इसी टेस्ट को हम बोलते हैं सेक बबल टेस्ट। क्या बोलते हैं डियर, सेक बबल टेस्ट। और सेक बबल टेस्ट क्यों किया जाता है डियर, ये किया जाता है बेटा फीटल की लंग्स मैच्योरिटी को असेस करने के लिए, लंग्स मैच्योरिटी को असेस करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। अब इस क्वेश्चन को आसानी से आप आंसर दे सकते हैं बेटा। जेंडर ऑफ द फीटस मतलब लड़का है या लड़की है, इसका का चेक करने के लिए हम एलएस रेशो चेक करते हैं, बिल्कुल नहीं बेटा। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को असेस करने के लिए हम ट्रिपल टेस्ट किया जाता है बेटा। क्या किया जाता है, ट्रिपल टेस्ट। मतलब इसके लिए बेटा हम कौन सा, भाई न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट किसकी कमी से होता है, तो फोलिक एसिड की कमी से होता है डियर। किसकी कमी से होता है, फोलिक एसिड मतलब विटामिन B9 की कमी से होता है डियर, ध्यान रखना। मतलब सी ऑप्शन भी क्या है, गलत है। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज को असेस करने के लिए नहीं बेटा, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज को असेस करने के लिए भी नहीं करते। किसके लिए करते हैं हम, बी ऑप्शन, फीटल लंग्स मैच्योरिटी। फीटल लंग्स मैच्योरिटी को असेस करने के लिए, मतलब बी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा बेटा। ठीक है, तो फीटल की लंग्स की मैच्योरिटी को असेस करने के लिए हम एलएस रेशो टेस्ट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर दें बेटा। ये क्वेश्चन भी बेटा मैं प्रीवियस क्लास में करवा चुका हूं, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर भी बेटा आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। कमेंट बॉक्स में लिखने से हमें बेटा ये पता लगता है कि हमारी वीडियो कौन कौन देखता है, कितने स्टूडेंट देखते हैं। ठीक है, तो अगर आपको बेटा हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, इसी प्रकार हम आपको बेटा अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे भी इसी प्रकार लेकर आएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बेटा इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नए एमसीक्यू सेशन के साथ, फिर मुलाकात होगी इसी प्लेटफॉर्म पर। तब तक के लिए बेटा ओके बाय, गुड नाइट।